MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और लेकर हाजिर हूं महाभारत। दोस्तों, इस देश में एक बहुत बड़ा गैंग है। यह गैंग फ्रॉड है, यह गैंग झूठा है, यह फर्जी है। इसमें शामिल लोग दोगले हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज मैं इस गैंग को आपके सामने एक्सपोज करना चाहता हूं। और इसके जो लोग हैं वो कश्मीर से लेकर केरल तक फैले हुए हैं, लेकिन इनको पहचानना इतना भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों, ये अव्वल तो आतंक के खिलाफ कुछ भी बोलते नहीं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो हर सेंटेंस के बाद एक पर्टिकुलर शब्द इनके मुंह से जरूर निकलता है। जैसे ये कहते हैं कि मैं आतंकवाद के खिलाफ हूं, लेकिन मैं हमले की निंदा करता हूं, लेकिन दोस्तों ये जो शब्द है ना, लेकिन ये जो कहते हैं बार बार, बट, यही वो कोडवर्ड है जो इन सूडो सेकुलर्स को एक्सपोज कर देता है। लेकिन दोस्तों, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ये गैंग खुल्लम खुल्ला मैदान में उतर आया हो। इन्होंने कुछ दिन तक लीपापोती की, कुछ दिन तक इन्होंने कोशिश की कि इनकी बातें यूं ही मान ली जाए। ये जो आतंकवाद पर व्हाइट वॉश करना चाहते हैं, ये जो आतंकवाद को एक बहुत ही हल्का मुद्दा बनाना चाहते हैं, ये चाहते थे कि इनकी बात को ऐसे ही कबूल कर लिया जाए। लेकिन अब ये खुल्लम खुल्ला मैदान में आ गए हैं, क्योंकि भारत के लोगों ने ये बिल्कुल नकार दिया कि आतंकवाद कोई हल्का मुद्दा नहीं, ये बहुत गंभीर बात है और उसके खिलाफ गंभीरता के साथ पूरा देश रिएक्शन भी दे रहा है। और इसीलिए अब ये लोग खुलकर मैदान में आने लगे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, PDP की चीफ है महबूबा मुफ्ती। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मुद्दा लाल किले के सामने गूंजा, केंद्र ने कश्मीर में दहशत का माहौल बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? वो कह रहे हैं कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो लाल किले के सामने गूंजा है। मतलब ये कहना चाह रही हैं कि जो कश्मीर का मुद्दा है उसकी वजह से वो धमाका हुआ। ये कहना चाह रही हैं कि कश्मीर में केंद्र सख्ती बरत रहा है, इसलिए धमाका लाल किले पर हुआ। अरे भाई, अभी तो जांच चल रही है ना, अभी तो जांच एजेंसियां जांच कर रही है ना, अभी तक तो किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है ना। फिर वो कौन है, मुझे ये बताइए दर्शकों। दोस्तों, वो कौन है जो महबूबा मुफ्ती के कान में जाकर ये बता रहा है कि ये कश्मीर के मुद्दे की वजह से यहां पर बम फटा है? और मुझको क्या लगता है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मुझको लगता है कि पक्का इन आतंकवादियों का कोई ना कोई कनेक्शन महबूबा के साथ जरूर है। और इसलिए मैं जांच एजेंसियों को भी बोलना चाहता हूं कि आप पकड़िए इनको, पूछिए, हिरासत में लीजिए, तब जाकर पता चलेगा कि महबूबा मुफ्ती को यह कौन बताकर गया कि वो जो उमर बम की तरह, बारूद की तरह लाल किले के सामने फटा है, वो कश्मीर के मुद्दे को एड्रेस करने के लिए लाल किले के पास पहुंचा था। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ये महबूबा मुफ्ती को कैसे पता कि लाल किला ब्लास्ट का मकसद क्या था? क्योंकि आतंकियों के जो पाकिस्तानी हैंडलर हैं, जिनसे अब तक के कनेक्शन जुड़ रहे हैं, वो जैश ए मोहम्मद वाले, वो तो घबरा रहे हैं जिम्मेदारी लेने में, वो घबरा रहे हैं ये बताने में कि ये हमला हमने किया है। लेकिन मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने जो ये सब बोलने का काम है वो अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स को सौंप दिया है, और उन्हीं में से कुछ लोग अब ये बोल रहे हैं। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि वो कौन मूर्ख शख्स होगा, वो कौन बेवकूफ होगा जिसको यह लगता होगा कि लाल किला के सामने अगर धमाका कर दिया जाए तो कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा, वहां की प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। क्या यह संभव है? लेकिन महबूबा को सब पता है, हो भी सकता है। इसका एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो केवल दिखती हैं कि वो आतंकवाद के विरोध में है। ये दिखाने के लिए बड़ी बड़ी मीठी बातें करती हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं। ऐसा लगेगा कि भाई आतंक के खिलाफ इनसे ज्यादा कोई नहीं, लेकिन असल में इनका चेहरा क्या है? ये आतंकवाद के समर्थन में है। कैसे? मैं कह रहा हूं, कुछ घटनाएं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुआ क्या है और कैसे हुआ है। ये चेहरा आप देख रहे हैं, इसका नाम है यासीन मलिक। अभी
वो चिट्ठी मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यासीन मलिक के समर्थन में गृह मंत्रालय को महबूबा मुफ्ती ने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि थोड़ी सी दया दिखाएं और इनके केस को रिव्यू करें। दया दिखाने की बात कही है। क्या क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़कर बता सकता हूं, लेकिन जिस शख्स के लिए यह दर्द छलका है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती कह रही है भाई हम तो आतंक के खिलाफ हैं, यह दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो घोषित दहशतगर्द है, जो सलाखों के पीछे है, वो यासीन मलिक, जिसने पता नहीं क्या क्या किया। और मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि यासीन मलिक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। यह वो यासीन मलिक है जिसने सबसे पहले रूबिया सईद को किडनैप किया था। यह कौन है रूबिया सईद? मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी। इनका नाम तो महबूबा मुफ्ती को भूल नहीं सकता। और उसके बदले में JKLF के जो है 5 आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। ये वो यासीन मलिक है। ये वो शख्स है जिसने एयरफोर्स के 40 जवानों के ऊपर हमला किया, 4 जवानों की जान ले ली, 22 लोग घायल कर दिए। ये वो यासीन मलिक है जिसने कई लोगों की जान कश्मीर के अंदर ली है। कश्मीरी पंडितों के ऊपर न जाने कितने हमले किए हैं। जस्टिस गंजू की हत्या करने वाला यह शख्स, और यह खुलकर उसने कबूल किया है। यह लगातार पाकिस्तान से टेरर फंडिंग लेता रहा और इन्हीं सब मामलों को लेकर अब यह जेल के अंदर है। दोहरी उम्र कैद, कई मामलों की सजाएं झेल रहा है, घोषित आतंकवादी है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ये कह रहे हैं कि भाई हम तो आतंक के खिलाफ हैं। तो ये आतंकवादियों से हमदर्दी वाली चिट्ठियां क्यों लिखी जा रही हैं, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि इसके अलावा बुरहान वानी, आप याद कीजिए, बुरहान वानी का जब मामला आया तो उसको शहीद कह रही थी कि उसको शहीद कहना गलत नहीं है, बुरहान वानी को आतंकवादी कहना सही नहीं है। और फिर ये कहती हैं हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। ये प्रो मिलिटेंट वोट बैंक का जो पॉलिटिक्स है उसको करने के लिए जानी जाती हैं। और हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद इन्होंने अपना चुनाव प्रचार रद्द कर दिया था, और उसका तो कश्मीर से कोई लेना देना नहीं था। वो तो घोषित आतंकी है। और वो हसन नसरुल्लाह जब मारा गया तो इन्होंने अपने प्रोग्राम रद्द कर दिया और फिर कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। दर्शक जानते हैं इस बात को, देश के लोग जानते हैं इस बात को, पूरी दुनिया के लोग इसको जानते हैं। और आपको याद होगा जब 35A हटाया गया, अनुच्छेद 35 से, तब क्या कहा गया? तब कहा गया कि आग से मत खेलो वरना 1947 जैसा कुछ देखोगे। यह कहा था 1947 से भी बुरा कुछ हो जाएगा। देश को धमकाया था, यहां तक कि यह तक कह दिया था कि तिरंगा नहीं उठाऊंगी। ये वो महबूबा मुफ्ती हैं जो अभी आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि हम भी बहुत बड़े देश प्रेमी हैं, हमें भी देश से बहुत प्रेम है, और ये कह रही थी कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी। ये वो महबूबा मुफ्ती हैं, इनका बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसीलिए मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ महबूबा मुफ्ती नहीं, एक और नेता है, कांग्रेस के नेता है हुसैन दलवाई। हुसैन दलवाई ये कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। हुसैन दलवाई ये पहले ये कह रहे थे कि मुसलमानों को जानबूझकर इस केस में पकड़ा जा रहा है। अब महबूबा मुफ्ती ने कह दिया कि ये जो कश्मीर के अंदर केंद्र सरकार कर रही है उसकी गूंज दिल्ली में सुनाई दी है। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बोला है, कश्मीर के नौजवानों को मारने का काम होता है। उन्होंने कहा कश्मीर में नौजवानों के साथ अन्याय होता है। तो क्या ये सारे लोग इस एनालिसिस पर पहुंच चुके हैं? क्या ये सारे लोग इस एनालिसिस पर पहुंच चुके हैं? क्या इस फैसले पर पहुंच चुके हैं कि ये कश्मीर की वजह से हुआ है? क्या ये लोग मान रहे हैं इस बात को कि पूरा का पूरा आतंकवादी हमला कश्मीर की वजह से हुआ है? और क्या यह पाकिस्तान की भाषा नहीं है जो पाकिस्तान बोलता आया है? और क्या यह पाकिस्तान के ओवरग्राउंड वर्कर ना माने जाए? इसलिए मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। सवाल यह है कि आतंकियों से हमदर्दी आखिर क्यों दिखाई जा रही है? और ये लोग आखिर कब तक ये जो कट्टरपंथ का कोड है उसको छुपाने का काम करेंगे, उसको ढकने का काम करेंगे, उसके ऊपर व्हाइट वॉश करने की कोशिश करेंगे, उसको कवर फायर देने की कोशिश करेंगे? ये सारे सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। मुफ्ती जी जो बोले हैं वो बिल्कुल बराबर है। कहाँ न कहाँ कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर अन्याय करती रही है, वहाँ के नौजवानों को मारने का काम होता है, क्या क्या होता है। आतंकी बचाओ गैंग फिर से एक बार काम पर। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने बुरहान वानी
और आतंकियों को मासूम बताया। बार बार इस प्रकार की बातें ये इकोसिस्टम करता है। एक तो डॉक्टर्स ऑफ टेरर हमने देखा है, ये स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर है। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया। अभी हम दिल्ली की मुसीबत से निकले ही नहीं थे, जहाँ हर कश्मीरी पे उंगलियां उठाई जा रही। अब कब तक हम लोगों को इसका देना पड़ेगा? कब तक? क्यों? इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा? कोई राजनीतिक दल का कोई भी नेता अगर राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश के दुश्मनों का समर्थन करेगा, उनके बारे में बयानबाजी देगा, तो देश उसकी समीक्षा करेगा और उसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देने का काम करेगा। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। और देश में खून खराबे के ऊपर या किसी दूसरे ऐसे हालात जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में पैदा करना चाहता है, उस हालातों पे कभी देश में वोट पड़ते हैं तो नहीं पड़ते। लोग समझदार हैं। और आइए चर्चा की शुरुआत करता हूं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चारू प्रज्ञा है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ विक्रम सिंह जी जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। सुशील पंडित जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ जगदीश शर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। मेरे साथ इस वक्त राशिद शरीफ हैं, जो प्रेसिडेंट हैं साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। और वकार भट्टी इस वक्त हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट। इस वक्त मेरे साथ ये सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले वकार भट्टी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। महबूबा मुफ्ती को मुझे लग रहा है कि पहले पता चल गया, इससे पहले कि ये क्लियर हो पाता कि ये किसकी मॉडस ऑपरेंडी है, इससे पहले कि ये पता चल पाता कि वो लखनऊ वाली शाहीन वो मुख्य साजिश करता है, वो टर्की में बैठे हुए हैंडलर मुख्य साजिश करता है, जैसे मोहम्मद ने ये काम किया कि लश्कर ने काम किया। उनको पता चल गया कि कश्मीर के लोगों का जो गुस्सा है वो लाल किले पर जाकर फटा है। क्या आपको लगता है कि इनके पास कुछ स्पेशल सोर्सेस हैं जो इन्हें ये बता रहे हैं? देखिए, ये तो वही महबूबा जी बता सकती हैं और एनआईए बता सकती है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो इस टाइम इस केस को, और बाकी तमाम एजेंसियां जो केस को इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 87 है और मैं 87 से सिर्फ कत्लेआम देख रहा हूँ। ठीक है, उसमें चाहे फिर पुलिस हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सिर्फ यही देख रहे हैं, लोग मरते हुए। कल एक वीडियो आपने देखी होगी वायरल होते हुए, पूरे देश ने देखी वीडियो वायरल। एक पुलिसमैन जो नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर मारा गया, जिसमें 9 बंदे मारे गए, उसमें एक पुलिस स्टेशन, उसका एक वीडियो अपने बाप के साथ बच्चे की खेलते हुए देखी होगी। एक बाप जो टेलर मास्टर था, उसके जनाजे पे उसका बेटा कैसे तड़प रहा था। तो ये वीडियो हम 30-35 सालों से कश्मीर में देख रहे हैं। हर दिन किसी का घर उजड़ रहा है, कोई बाप इस दुनिया से चल जा रहा है, कोई बेटा अनाथ हो रहा है, कोई बहन अपने भाई को इस दुनिया से, उसका भाई चला जा रहा है। ये कतले बंद नहीं हो रहा, लेकिन सियासतदानों का मुंह भी नहीं बंद हो रहा। अब सियासतदानों का जब तक मुंह चलता रहेगा तब तक कश्मीर की सिचुएशन चलती रहेगी। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है सर, यहाँ इंसानियत की बात है। और जो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं ना, वो किसी भी धर्म से हो, वो यही चाहते हैं कि कश्मीर से गन खत्म होनी चाहिए। कश्मीर में चाहे कोई भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, बट गन सोल्यूशन नहीं है। गन किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। और गन को मैं हर तरीके के साथ मजम्मत करता हूं। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि नेताओं का मुंह बंद होना चाहिए। ये नेताओं का मुंह बंद कैसे होगा भाई? इनका खाद पानी तो मुझे लगता है कि इन्हीं सबसे आता है। इनका मुंह बंद कैसे होगा? ये क्या कश्मीरी युवाओं के लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर रहे? इस देश के कई हिस्सों में कश्मीर के बच्चे पढ़ते हैं, कई यूनिवर्सिटीज में उनकी पढ़ाई होती है। आप अगर ये कहेंगे कि कश्मीर के युवा का गुस्सा जाकर लाल किले पर जाकर फटा है, उसके लिए आपने कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी? बिल्कुल, बिना जांच। मैं देखिए, मैं आपको एक छोटी सी सर ठीक है, मैं छोटी सी एक बात आपके साथ ऐड करूंगा कि मैं सरकार से आज एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं सेंटर की सरकार से भी पूछना चाहता हूं और मैं यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार से भी पूछना चाहता हूं, जिनके पास पुलिस है और एजेंसियां, खासकर उस सरकार से, मतलब भाजपा की सरकार से, कि जब मैं बात करता हूं अमन की और पीस की और कहता हूं कि कश्मीर से गन कल्चर खत्म होना चाहिए, ये गोली रुकनी चाहिए, ये बम रुकने चाहिए, तो मुझे क्यों पीएसए लगाकर अंदर डाल देते हैं? अभी मैं 10 दिन काट कर पीएसए से बाहर आया हूं, 8 महीने की बाद में जेल से आया हूं, सिर्फ इस बात पे कि मैं गोली के खिलाफ हूं, गन के खिलाफ हूं, तमाम इस अत्याचार, इस जुल्म के खिलाफ हूं। तो मैं तो पीएसए में जा रहा हूं जनाब। महबूबा जी के ऊपर केस क्यों नहीं हो रहा? फिर
फिर उन तमाम नेताओं के ऊपर केस क्यों नहीं हो रहा? अगर वकार भट्टी टीवी पे ऊपर बैठता है, नेशनल टीवी के ऊपर डिबेट करता है, तो मेरे पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट का कानून लगा दिया जाता है कि मुंह बंद कर। लेकिन इन नेताओं के ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि इन नेताओं के दिल्ली के साथ सांठगांठ आज से नहीं है। पॉइंट है। चारू प्रज्ञा को मैं कराना चाहता हूं। चारू प्रज्ञा और कश्मीर का चारू प्रज्ञा बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। मैं ये सीधा सवाल उधर लेके जाना चाहता हूं। चारू प्रज्ञा, इनका मुंह बंद कैसे होगा और क्यों आप लोग सख्ती से पेश नहीं आ रहे हैं ऐसे मामलों को लेकर भी, जिसमें सीधे सीधे भाई ऐसा लग रहा है कि भाई किसी आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी ले ली हो और वो अपने किसी वर्कर से बुलवा रहा हो कि ये तो इस मामले की वजह से वहां पर हुआ है। ये पीडीपी चीफ का बयान क्या आपको लगता है कि कार्रवाई के लायक नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल कार्रवाई के लायक है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन आप ये देखिए ना कि इन लोगों के पास आज हाथ में रह क्या गया है। कश्मीर की जनता ने महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को उखाड़ कर बाहर इसीलिए फेंका है क्योंकि ये वो नेता है जो आतंकियों को हमारे बच्चे कहा करते थे। ये वो नेता हैं जहां पर जब बस सिंपैथी ढूंढने का काम करा करते थे कि भाई ये बेचारे हैं, ये गरीब हैं, ये अनपढ़ हैं। भाई इनकी सारी कहानियों पे तो पूर्ण विराम लग गया है ना। अब हमको ये समझ में आ जाता है ना ये बच्चे हैं, ना ये गरीब हैं, ना ये बेचारे हैं और ना ये अनपढ़ हैं। तो इनके सारे के सारे नैरेटिव्स पे पूर्ण विराम लग चुका है। अच्छा, जो उंगली बार बार उठाई जाती है और सरकार के ऊपर उठाई जाती है। वकार भट्टी, एक मिनट सुन लीजिए जरा। भाजपा ने भी कुछ नहीं कश्मीर में किया जना। भाजपा ने भी कश्मीर में कुछ नहीं किया। वकार भट्टी सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए। हम अलग अलग जगह पर बैठे, हम सारे अपने अपने घरों में बैठकर चिल्ला सकते हैं और अगर आपको इसी प्रकार से डिबेट करना है तो हम सारे एक साथ चिल्ला लेते हैं अपने अपने घरों में बैठ के, है ना। काम की बात। वकार भट्टी, मैं आपके पास आऊंगा, आपके बारे में कोई बोला नहीं बीच में। मैं बोलूंगी, थोड़ा सब्र रखिए। म्यूट करा दीजिए राम जी। जी बोलिए चारू जी। म्यूट करवा दीजिए, ठीक है ना। जो इस तरीके से दूसरों की आवाज के ऊपर भी अपनी आवाज चढ़ाना चाहते हैं ना, मैं तो उनके ऊपर भी सवाल उठाना चाहती हूँ। तो जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना, मैं आपको बताती हूँ फर्क क्या है इस सेंट्रल गवर्नमेंट में और किसी में भी। जिस पे हल्ला मच रहा है, विपक्ष आज पागल हो रहा है, महबूबा मुफ्ती अलग अलग प्रकार के बयान दे रही है, उस इंसिडेंट की सच्चाई ये है कि जो भयानक इंसिडेंट दिल्ली वालों ने देखा और हमने इतने लोगों की जान गंवाई, ये इंसिडेंट मल्टीप्लाइड बाय 100 हो सकता था अगर हमारी सरकारी एजेंसीज काम नहीं कर रही होती। आंख खोल के, कान खोल के इस सच को सुन लीजिए आप। जब नियरली 3000 किलो अमोनियम नाइट्राइट पकड़ा जाता है ना, आप सोच लीजिए कितना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। जब नाइसिन पकड़ा जाता है गुजरात में, जब कोऑर्डिनेशन निकल कर आते हैं अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों की पुलिस जब मिलकर काम करती है इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, तब जाके देश का बचाव होता है। और हाँ, जो देश के खिलाफ काम करते हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई भी होती है। अब पहले नहीं हुआ करती थी और तब मैंने आपकी आवाज भी नहीं सुनी थी। आप 87 में पैदा हुए होंगे, मैंने माना, लेकिन 87 से लेकर अब तक अगर आपको कोई बदलाव नहीं दिखा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक बात बताइए, 10 साल, ठीक है, ये हम भी कह रहे हैं कि जो 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया वो सुरक्षा एजेंसियों की सफलता है। आज लेकिन चारू प्रज्ञा, इस बात का भी तो जवाब होना चाहिए कि नौगाम के अंदर जब वो अमोनियम नाइट्रेट आप रखते हैं तो वो अकारण फट जाता है, बिना किसी कारण के फट जाता है। वो नेग्लिजेंस किसकी है, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बिल्कुल 100% श्योर, यह सवाल है। एक मिनट रुक जाइए। जो फट जाता है या फटने दिया जाता है, ये तो आपकी पुलिस ने वहां बताया कि हादसा है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। नहीं, कोई हादसा नहीं है। इसको टेररिस्ट अटैक ब्लास्ट माना गया है, कैबिनेट ने इसको लिखित में दिया है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक समय था जब हमारे देश में जो ब्लास्ट होते थे ना, वो RDX के द्वारा होते थे। 2004 से 2014 तक 5670 से भी ज्यादा आतंकी इंसिडेंट्स हमारे देश में हुए हैं। 5670 इतने इंसिडेंट्स हमारे देश में हुए हैं। लेकिन अब RDX के द्वारा ब्लास्ट क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि अब हमारी सुरक्षा एजेंसीज इतनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। अमोनियम नाइट्राइट एक फर्टिलाइजर भी है, फर्टिलाइजर की तरह भी उसको काम करने में यूज करा जाता है। लेकिन अगर उसको हम ब्लास्ट में यूज कर रहे हैं, उसको पकड़ने का तरीका वो ऑब्वियस तरीका नहीं हो सकता जो अब तक चला करता था, 10 साल पहले तक चला करता था। मैं सुशील पंडित जी और विक्रम सिंह जी दोनों को इन कराना चाहता हूं इसमें। एक मिनट मैं, ठीक है चारू प्रज्ञा, मैं आपकी पास आ जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। विक्रम सिंह जी, ये जिस तरह के स्टेटमेंट है और जिस तरह से आतंकवाद को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, एक तरफ फारूक अब्दुल्ला है, वो कह रहे हैं कि ये डॉक्टर क्यों आतंकवादी बने, इस पे बात होनी चाहिए।
दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती बता रही है कि जम्मू कश्मीर का गुस्सा है वो मुद्दा है जो लाल किले के बाहर गूंजा है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए, विक्रम सिंह जी? नमस्कार राम मोहन शर्मा जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा विनम्र नमस्कार। मैं जो बात कहूंगा वो हो सकता है बहुत कड़वी लगे लोगों को, लेकिन मीठी बातें करने का समय समाप्त हो चुका है। डॉक्टर क्यों बंदूक उठा रहे हैं तो जरा आईएसआई हैंडल से पूछिए कि क्यों उनको रेडिकलाइज करके AK-47 ला करके दिया है। इसको जरा पूछ लीजिए क्यों इस तरीके के हत्याकांड में वो मुलव्विस है, जरा इसको पूछ लीजिए। सारा दोष तो दरअसल उनका है जो मरने वाले हैं। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि बड़ी संख्या में आके मरे नहीं और फटने के अलावा अपनी जान बचा के भागने की कोशिश की। इतना गैर जिम्मेदाराना हरकत और ये बयान। और डॉक्टर अब्दुल्ला महबूबा साहिबा ने पहले कौन से ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि उनकी बातों को देश गंभीरता पूर्वक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लेना चाहिए, क्योंकि उनके मुंह से एक शब्द चरमपंथियों के लिए नहीं निकलेगा। आप याद हो वही बात है, 87 बॉन्ड एक साहब हैं, लेकिन मैंने महबूबा साहब के वालिद साहब को शपथ लेते हुए भी देखा था कि उन्होंने चरमपंथियों को भी शुक्रिया अदा किया था। मैं क्या कहूं ऐसे लोगों को? आपके जबान पे चरमपंथियों के तो शुक्रिया निकलता है। डॉक्टर ने क्यों हथियार उठाया तो किसके लिए उठाया उसके बारे में आप नहीं कहेंगे। जो जहनियत को खराब कर रहा है, रेडिकलाइज कर रहा है, उसके बारे में एक शब्द आप नहीं कहेंगे। और भारत सरकार ने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी है जो वहां पे इतना विकास किया, इतने लोगों की खिदमत की है, हजारों करोड़ रुपए वहां पे जो है खिदमत में लगा है कश्मीरियों के, वो बहुत बड़ी गलती की है। कैसी? और मैं आखिरी बात मेरी है, जो चरमपंथियों के सपोर्ट सिस्टम में उनको बैक करता है वो भी चरमपंथी है। सरकार को सोचना चाहिए उनके बारे में क्या फैसला लिया जाए। इस तरीके से कवर फायर देने वालों के बारे में मेरे साथ तनवीर तांत्रे PDP के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। तनवीर तांत्रे, जरा बताइए, कोई कनेक्शन है क्या आतंकवादियों के साथ? आपको कैसे मालूम कि कश्मीर का मुद्दा लाल किले पे गूंज रहा है? मैं आपका लगभग कोई 5 मिनट से आपका लंबा चौड़ा भाषण जो है वो मैंने सुना है। पूरा जो 5 मिनट आपने लंबा चौड़ा भाषण दिया, आप बताइए ना क्या कनेक्शन है जिसमें आपने कैसे मालूम भारत की जितनी भी एजेंसियां, उनका काम जो है वो आपने अपने सर ले लिया है। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो, अरे यही तो मैं आपसे तनवीर तांत्रे पूछ रहा हूं। वो इन्वेस्टिगेशन तो आपने पूरी कर दी भाई, किसी ने जिम्मेदारी उठाई नहीं, वो किसी ने हमले की जिम्मेदारी ली नहीं। आप सुने, इनके ग्रुप ने अपनी पूछताछ में यह कबूल नहीं किया कि हमने कश्मीर की वजह से बम फोड़ा। केवल महबूबा मुफ्ती को मालूम है कौन कान में जाके बता के गया, हमें बता दीजिए। ये तो महबूबा मुफ्ती जी ने नहीं कहा, ये तो आप चैनल पर बैठ, अरे आप बोल रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा गूंजा है, कश्मीर का मुद्दा गूंजा है लाल किले के बाहर, ये कैसे नहीं कहा? ठीक, हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन आप चैनल पर बैठ के लंबा चौड़ा भाषण 5 मिनट का देकर उसमें तमाम जम्मू कश्मीर के जितने लीडर्स हैं उनको आप उग्रवादी बताते हैं, देशद्रोही बता रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, तो अगर यहां पर चैनल पर बैठ के आपने डिसाइड करना है कि देशद्रोही कौन है, क्या एजेंसियों की बात मानते हैं? आप मुझे बताएं। तनवीर तांत्रे, एजेंसियों की बात मानते हैं? ये जो यासीन मलिक है इसको जेल किसने भेजा? मैंने भेजा, चैनल ने भेजा कि एजेंसियों ने भेजा? नहीं, जितना उसके लिए चिट्ठी किसने लिखी? उसके लिए चिट्ठी किसने लिखी? तनवीर तांत्रे, नाम बताइए उसका। अगर आपने यासीन मलिक साहब के लिए डिबेट यहाँ पर रखी है तो मैं, कौन साहब? अगर आप ये चैनल पे साहब आप नहीं चलेगा यासीन मलिक यहाँ पर डिबेट रखी है तो मैं हाजिर हूँ। अरे आतंकवादी यासीन मलिक बोलो भाई। के 370 अरे आपने ये चिट्ठी लिखी, मैं चिट्ठी दिखा देता हूँ। आप कह रहे हैं एजेंसियों पे बात नहीं करनी चाहिए, एजेंसियों ने जेल भेजा भाई। अदालत ने सजा सुनाई, दोहरी उम्र कैद की सजा है। केस क्या क्या है आपको मालूम है? नहीं, या फिर से दोहराऊं? सुने, जहां तक यासीन, तो जब आतंकवादी का सपोर्ट करोगे तो क्या बोलूंगा? आप मुझे बताएं, आप मुझे एक चीज बताएं ना, इसी पे डिबेट करनी है? अरे मुझे इस पे डिबेट करनी है कि आपको कौन कान में आकर बता गया कि लाल किले के बाहर कश्मीर का मुद्दा गूंजा है? कौन कान में आकर बता गया? मुझे इस पे डिबेट करनी है। सुने, सीधा जवाब दीजिए। जो 5 मिनट का लंबा चौड़ा भाषण आपने दिया, मैं उस पर बात कर रहा हूं कि आप, मैं तो 5 नहीं, मैं तो 60 मिनट का भाषण दूंगा भाई, मेरा चैनल है। मुफ्ती जी को देशद्रोही, मैं तो 60 मिनट का भाषण दूंगा, यहां तक कह दिया कि, और मैं 600 मिनट भी बोलूंगा इस मुद्दे पर। होनी चाहिए। सुने, उम्र से वो आपसे बड़ी है और आपने नाम लेकर, महबूबा मुफ्ती नाम लेकर आपने यहां पर चैनल पर, मुझे बताएं आप बताना क्या चाहते हैं? अरे तो महबूबा मुफ्ती को महबूबा मुफ्ती बोलना गुनाह है क्या? जो यासीन मलिक के लिए रिक्वेस्ट करे सरकार से कि भाई इसको दया दिखाएं, इसके ऊपर रिव्यू करें, इसके ऊपर नहीं, जिसने हमारे एयरफोर्स के 4 जवानों को मारा, जिसने जस्टिस गंजू को मारा और कबूल किया ऑन टीवी, भाषण किया, इसमें यासीन मलिक साहब कहां से आ गए? अरे कौन से साहब? मैंने यह भाषण इसलिए किया
क्योंकि आप कहते हैं कि आतंकवाद बुरा है, आप कहते हैं दहशतगर्दी खराब है, और एक घोषित आतंकवादी जिसको हमारे जुडिशियल सिस्टम ने जेल के अंदर भेजा, उसके लिए आप रिव्यू कर रहे हैं। आप आतंकवाद के तरफदार ना कहे जाएं तो क्या कहे जाएं, बताइए। आपके कहने से हम तरफदार हो जाएंगे? अरे भाई चिट्ठी दिखा रहा हूं ना, झूठ बोल रहा हूं क्या? और कैसे मानेंगे आप? सुने आप जी, सुनना चाहते हैं आप? सुनाइए सुनाइए। सुनना अगर चाहते अरे हैं सुनाओ ना भाई। जो इंसान यासिन मलिक को साहब बोल रहा है, हमें उसके साथ डिबेट नहीं करनी चाहिए प्लीज। सुनाओ आपसे अर्जी है। सुनो जी। नो put a full stop to this. He needs to apologize. ये डिबेट आगे तभी बढ़ेगा, ठीक है? जिस इंसान ने कई 100 भारतीयों को मार दिया हो, जिसने खुद इस बात को बोला हो, नहीं मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। आपके लिए यासिन मलिक साहब है तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। टीवी चैनल पे क्या इस देश में नहीं बोल सकते आप? नहीं बोलना चाहिए, यहीं पर रहते हो और इस देश पर आक्रमण करने वाले आतंकवादियों को साहब बताते हो। नहीं, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से आप मत ही बोलो। मुझे एक बात बताओ तनवीर तांत्रे, केवल एक बात बता दो, ये किसने बताया महबूबा मुफ्ती को कि कश्मीर का मुद्दा लाल किले के बाहर गूंजा है? चारू प्रज्ञा 1 मिनट मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये किसने आपको बताया? आप पूरा बयान कब सुन? नहीं, आपका तो यही है ना, आप तोड़ मरोड़ के उस बयान को पेश करना चाहते हो और देश की जनता को आप बताना क्या चाहते हो? मैं तब से देख रहा हूं यहां पर आपका लंबा चौड़ा भाषण सुन के आपने तो उनको उग्रवादी भी बता दिया, आपने तो उनको स्लीपर सेल भी बता दिया, आपने तो यह भी बता दिया कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ वो महबूबा मुफ्ती जी ने करवाया है, ये तक आपने बता दिया। अगर आपको सुनना और समझना थोड़ा कम आता है तनवीर तांत्रे, तो उसका मेरे ऊपर दोष मत डालिए। मैंने बहुत स्पष्ट कहा, मैं फिर बोल रहा हूं, सोच भी है, मैं फिर बोल रहा हूं कि आप आतंकवादियों को बैकअप देने वाले लोग हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, आप आतंकवादियों को बैकअप देने वाले लोग। आप यासीन मलिक के लिए ये चाहते हैं सिस्टम से कि उसके खिलाफ दया दिखाई जाए, उसके लिए दया दिखाई जाए, उसका केस रिव्यू किया जाए। क्यों भाई, क्यों किया जाए? जिसने इस देश के जस्टिस को मारा हो और उसका कबूलनामा टीवी पर रिकॉर्ड हुआ हो, और आप कह रहे हैं कि उसके लिए दया दिखाई जाए। जिसने एयरफोर्स के 4 जवानों को मारा हो, हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट रिपब्लिक भारत से लेना है, आपसे लेना है। हाँ, अगर आपसे अरे लेना भाई, तो बता दीजिए। जो ये कह दे कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी, मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी, इस देश का झंडा उठाने से इनकार करने वालों को और क्या बोलूं मैं? बीजेपी ने यह भी कहा था कि 370-35A हटाने से जो है आतंकवाद का सफाया होगा। उस पर तो आप बोलेंगे नहीं। अगर उस पर बोलेंगे, मुझे लगता है कि आपके चैनल पर शायद आपको डिबेट में नहीं आने देंगे। जिन बच्चों के हाथ में आप पैसे और पत्थर दिया चारू करते थे प्रज्ञा ना, इस पर रिस्पॉन्ड कर रही है। बच्चे आज आर्मी सवाल में आपका है, भर्ती के चारू लिए लाइन प्रज्ञा लगा के रिस्पॉन्ड खड़े हुए हैं। जी मैडम, पहलगाम आपको भूल गया है? नहीं, इनकी पहली बात तो मुझे ऐसे इंसान के साथ डिबेट में बैठने में आपत्ति है राम। मैं इसको ऑफिशियली दर्ज करना चाहती हूँ। इनको चुप करवाइए अब 1 सेकंड के लिए। ओके, मैं इसमें सुशील जी को लेकर आना मुझे इनका नाम नहीं मालूम, मैंने देख नहीं पा रही, लेकिन इनको म्यूट करिए, इनको चुप करवाइए। सुशील जी मेरे साथ हैं, सुशील पंडित जी को लेकर आइए। 3 बातें जल्दी जल्दी बोलना चाहती हूँ। सुशील पंडित जी, कब मानेंगे ये लोग कि भाई इनका मूल चेहरा क्या है? ये दोहरे चेहरे के साथ कब तक जीते रहेंगे? कि हम ऐसे भी कहें कि भाई देखिए, दहशतगर्दी को हम बुरा मानते हैं, लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा, ये जो लेकिन है, इसको कब तक इस देश के लोग मानते रहें और कब तक इनसे केवल बातचीत का दरवाजा खुला रहे? आप क्या कहेंगे सुशील पंडित जी? धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। आप एक बहुत असंभव सा काम करने चले हैं साहब। जिनकी राजनीतिक रोजी रोटी जिहाद के साथ गलवैया में चलती हो, उनसे आप जिहाद के विरुद्ध कुछ कहलवा दें, जिहाद के विरुद्ध कुछ करवा दें, ये काम असंभव है। मैं आपको याद दिलाऊं, 2003 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, उन्होंने तब के प्रधानमंत्री को कश्मीर बुलाया था। एक जनसभा के लिए मंच पर जब उन्हें बिठाया गया, तो महबूबा मुफ्ती उस वक्त पार्टी की प्रेसिडेंट होती थी, वो भी मंच पे बैठना चाहती थी। अटल जी ने कहा कि ये मंच पर नहीं आएगी, उसको मंच पे बैठने नहीं दिया। वो रूलिंग पार्टी की प्रेसिडेंट थी, क्योंकि उस वक्त भी गुप्तचर एजेंसियों का ये इनपुट था कि ये हिजबुल मुजाहिदीन के डिविजनल कमांडर के साथ इन्वॉल्व है। ये बहुत पुराना रिश्ता है। बुरहान वानी के घर मुआवजा का चेक 5 लाख का ऐसे ही नहीं लेके गई थी। जिस टीम ने एनकाउंटर किया था, उनको शंट इसने ऐसे ही नहीं किया। और ये
जो जॉइंट कमांड थी अगेंस्ट टेररिज्म इंसर्जेंसी, उसकी मुखिया थी। आप सोचिए, जैसे ओवरग्राउंड वर्कर होता है ना कश्मीर में जिहाद का, इसी तरह एक ओवरग्राउंड पार्टी है हिजबुल मुजाहिदीन की, लश्कर तैयबा की, जैश ए मोहम्मद की। और वो ओवरग्राउंड पार्टी जब कॉन्स्टिट्यूशन पर शपथ लेके चुनाव लड़ती है तो हम इतराते हैं, खुश होते हैं। हम खुश होते हैं कि इन्होंने आज भारत के आईन के लिए अपना हाथ बढ़ाया है और उसकी शपथ ली है, उसकी कसम खाई है, अहद उठाया है, तो ये अब पेट्रियट्स हो गए। इनसे बड़े दोगले नहीं है इस दुनिया में, इनसे बड़े दोगले नहीं है इस दुनिया में। पूरे हिंदुस्तान से एक सवाल पूछूंगा आज, खासकर बीजेपी और आपसे। सर सुशील जी, मुझे आप बेहतर जानते हैं कश्मीर से, मेरे से भी ज्यादा आप जानते हैं, आप बड़े हैं मेरे से। मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछना चाहता हूं कि आप जमात इस्लामी को क्या मानते हो? जो जमात इस्लामी के लोग थे उनको आप मानते हैं कि वही कल तक कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो फिर आज वही जमात इस्लामी के लीडरों को, ये कौन लोग हैं जो 10-10, 12-12 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान उनकी सुरक्षा कर रहे हैं? मतलब हिजब की सुरक्षा आज जेएंड के पुलिस कर रही है, तो ये बैकअप कहां से मिल रहा है जनाब? सुशील पंडित जी और बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूँ, जो कल तक कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जो पुलिस को मार रहे थे, आज वही सुशील पंडित सिक्योरिटी दे रही है। ठीक, आपका सवाल आ गया। ओके, हाँ, इनको जरा समझा दीजिए कि जमात इस्लामी बैंड है जम्मू कश्मीर में, उस पर प्रतिबंध लगा है। कोई जमात इस्लामी का रुकन होकर, सदस्य होकर, नेता होकर कश्मीर में घूम नहीं सकता, जेल जाएगा। अपने आप को जमात इस्लामी का कहना इस वक्त अपराध है कश्मीर में। इस्लामी की बिल्कुल वही जमात इस्लामी के तमाम लोग जिनकी जमात इस्लामी थी, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, उस पार्टी को इतनी तवज्जो नहीं देना चाहता हूं। उन्होंने एक अपना ग्रुप खड़ा किया, उस ग्रुप के लोगों को 15-15, 20-20 लोग सिक्योरिटी के कैसे दिए गए हैं? अब देखिए, पॉलिटिक्स में वही शहला रशीद थी, वही शाह साहब थे IAS के। आपकी पार्टी जो आपने अपनी पार्टी बनाई ना, सुनिए, बात पूरी सुनिए। आपने सवाल पूछा है ना, इसी महबूबा मुफ्ती सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे ना, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसमें आप भी हिस्सा थे। तो ये जो चक्री का खेल चलता है ना, कभी यहाँ कभी वहां कभी कहीं और, टोपी बदल के, उसमें आप भी शरीक हैं। अब मुझे इसमें इन कराना, जगदीश नहीं होनी चाहिए। जगदीश शर्मा कांग्रेस के काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनकी तरफ चलना चाहता हूं। जगदीश शर्मा आपके नेता हैं, हुसैन दलवाई कुछ कहेंगे? वो कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, यानी उनके पास भी कोई इनपुट है कि ये कश्मीर का मुद्दा ही गूंजा है लाल किले के बाहर। जगदीश शर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए राम मोहन शर्मा जी, आपने महबूबा मुफ्ती की बात करी, हमारे नेता कांग्रेस की बात करी, आपने एक्स नेता हमारे जो पुणे वाला उनकी बात करी। कहने के मैं समझता हूं कि देश के मुखिया और देश के गृह मंत्री ने कहा था कि हमने भारत से आतंकवाद बिल्कुल खत्म कर दिया है। उसके बाद हमने पुलवामा देखा, पहलगांव देखा, और बहुत आतंकवादी रोज आके हमारे जवानों को मार जाते हैं वो देखा, फरीदाबाद देखा, अब लाल किला देखा। सवाल अब ये उठता है कि ये लोग यहां तक कैसे आ गए। और बात दूसरी ये कि प्रधानमंत्री ने कहा था अगर अब कोई आतंकवादी हमला भारत पर होता है तो उसको युद्ध समझा जाएगा। क्या प्रधानमंत्री अब जवाब देंगे? गृह मंत्री उन्होंने ललकार दिया भारत को, लाल किले में प्रधानमंत्री की नाक के नीचे बम फोड़कर। अब अगला सरकार का क्या होगा? विपक्ष के नाते देश जानना चाहता है। एक मिनट में आऊंगा आपके पास, मेरे पास कुछ सवाल है, लेकिन उससे पहले चालू प्रज्ञा आपको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। जवाब ले लो या युद्ध करेंगे? आप जवाब ले लो, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर आप आज पुलवामा का नाम लेते हो ना, तो बालाकोट साथ में कहा करो। पहलगाम कहते हो ना, तो साथ में ऑपरेशन सिंदूर कहा करो। आपके जैसा जमाना नहीं है कि मुंबई में आतंकवादी घुस आते हो और आप क्या करते हो? चिट्ठियां लिखते हो। वो दिन खत्म हो गए। अब राम प्लीज यू हैव टू पुट अ स्टॉप टू दिस। एक दूसरे को जगदीश जी आपने सवाल पूछा तो जवाब दीजिए। जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए। खोला देती हैं, जवाब दीजिए। आज तक भी क्या म्यूट करिए, चिल्लाने मत दीजिए, सीधा म्यूट करिए, अपनी बारी में बोलेंगे। ये अब तो शर्म भी नहीं आती। जगदीश जी आपने सवाल पूछ लिया, जवाब दीजिए। चारू प्रज्ञा, शर्म आपको नहीं आती है, शर्म आपको नहीं आती है, ठीक है?
शर्म अगर आपको आ रही होती ना तो जिस सांस में पुलवामा बोलते हैं उसी सांस में बालाकोट बोलते हैं आप। बंगाल लूटना, आप देश बेचने वाले लोग हो, आप देश बेचने वाले लोग हो। आपको क्या फर्क पड़ रहा है कि देश सफर कर रहा है? आपको तो वही नैरेटिव चलाना है। उसको विश्व गुरु का अवार्ड दे दो। नहीं राम, दिस इज नॉट डन। आप इनको या तो म्यूट करा लो या चुप करा लो। ये कोई तरीका नहीं है। ये बकवास बोलेंगी मैं सुनूंगी नहीं। मेरे देश के खिलाफ बकवास बोलते हैं। देश आपको समझ गए। जगदीश जी, राम, मैं चुप हो जाती हूँ। जगदीश आप जी, इन लोगों की जगदीश जी, चिकनगिरी से जब परेशान हो जाओ, मैं आपको टाइमर दे रहा हूँ। मैं आपको टाइमर दे रहा हूँ। जगदीश जी को थोड़ा सा फेडर डाउन कीजिए। 1 मिनट चारू प्रज्ञा के लिए ऑन कीजिए टाइमर। 1 मिनट में रिस्पॉन्ड कीजिए। चारू, आवाज नहीं आएगी आपके पास, बोलिए। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा खून इसीलिए खौल रहा है कि ये जो कांग्रेसी लोग हैं ना, जो ये देश बेचने वाले लोग हैं, ये पुलवामा बोल देते हैं, बालाकोट भूल जाते हैं, ये पहलगाम बोल देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर भूल जाते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के इतने सक्सेस के बाद भी जिस तरीके के ये बयान देते हैं ना, वो शर्मसार होते हैं। इतने भयानक, मतलब मैं क्या बोलूं इन लोगों को। दूसरी बात, अभी जो दूसरे आपने पैनलिस्ट बिठा रखे हैं राम, वो कहते हैं यासिन मलिक साहब। आज इस देश में यासिन मलिक को साहब बोलने वाले जो लोग हैं ना, उनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। और ये बात मैं डंके की चोट पर बोल रही हूँ। जिस टेररिस्ट ने कई सौ भारतीयों को मारा है, इनको ये साहब बोलते हैं और ये आके महबूबा मुफ्ती को बचाते हैं। उस महबूबा मुफ्ती को जो आतंकियों को अपना बच्चा बताया करती थी। हमारे बच्चे हैं, ठीक है। हर हमले के बाद उसको जस्टिफाई करने के तरीके ये लोग पहले ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी राजनीति इसी चीज से चलती है। छोटे मोटे तुष्टीकरण से इनकी राजनीति नहीं चलती। इनको देश में इतना बड़ा विभाजन करना है, उसके बाद ये राजनीति चलाते हैं। हमारे देश में लोग मर रहे हैं भाई, तब भी आपको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये कांग्रेसी से मैं फिर से पूछना चाहती हूं, आज जो आप इतना चिल्ला रहे हो, जब मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था तो चिट्ठियां लिखी थी आपने, तब क्यों आपकी आवाज हमको सुनाई थी? चिट्ठी के अलावा ये इफ एंड बट बोल के ये मुद्दा सुलझ जाएगा क्या? करते रहोगे। 1 मिनट जगदीश शर्मा जी, आप ये बताइए। जगदीश शर्मा, अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए। अरे वोट चोरी, अरे सुन लीजिए जगदीश शर्मा जी, मेरी बात सुनिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा लाल किले पर गूंजा है। ये कश्मीर का मुद्दा 2014 के बाद बना क्या पहले हमले नहीं हुए क्या देश के अंदर? क्या पहले के अगर मैं आंकड़े गिनाने शुरू करूं तो शो खत्म हो जाएगा, आंकड़े खत्म नहीं होंगे। ये कश्मीर का मुद्दा लाल किले पर गूंजा क्योंकि आपके नेता ये बता रहे हैं कि कश्मीर के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। ये हुसैन दलवाई बोल रहे हैं, ये हुसैन दलवाई बोल रहे हैं। भाई आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या करके मानेंगे? आप लोग क्या करके मानेंगे? हर घटना के बाद आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो अन्याय हो रहा था तो फलां जगह बम फटेगा, इस जगह इनजस्टिस हो गया तो लाल किले के बाहर फटेगा, दूसरी जगह हो गया तो इंडिया गेट के बाहर फोड़ेंगे। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे जस्टिफिकेशन आतंकवाद का देंगे और कहेंगे कि भाई मैं सवाल पूछना चाहता हूं गृह मंत्री से, मैं एजेंसियों से सवाल पूछना चाहता हूं। अरे जगदीश शर्मा, नैतिक रूप से तो ठीक होना पड़ेगा ना। सवाल यह है राम मोहन शर्मा जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अरे भाई जो पूरा नहीं कर पाते तो कहते क्यों? सवाल यह है उनके बस की कुछ नहीं है तो क्या जरूरत है बोलने की? महंगाई कम कर दूंगा, डीजल कम कर दूंगा, अच्छा दिन ला दूंगा, स्मार्ट सिटी बना दूंगा, किसान की भलाई कर दूंगा, राशिद शरीफ, प्रॉब्लम कहां है मुझे ये बताइए। पाकिस्तानी प्रॉब्लम कहां है? चिट्ठियां लिख रहे थे। 1 मिनट चारू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, दोनों को रोकना चाहता हूं। राशिद भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, प्रॉब्लम ये है जो सपोर्ट कर रही है हमारी बीजेपी की बहन है, वो बड़ी दाद देने की बात है। यासिन मलिक साहब बड़ा बुरा लग गया, LK अडवाणी साहब बड़ा बुरा लग जाएगा, अमित शाह साहब, बाल ठाकरे साहब, जितने भी ये साहब आए हैं ना, ये अखलाक है ये और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अडवाणी जी बड़े बाबरी मस्जिद के, यासिन मलिक का नाम अब हमारे गुजरात दंगों के, अमित शाह जी गुजरात दंगों के, अगर इसके बावजूद भी अगर हम नाम लेते, इसके बावजूद भी अगर हम नाम लेके, राशिद शरीफ, आपको प्रॉब्लम कहां है? मैंने पूछा था कि प्रॉब्लम कहां है, आप समझ गए, मैं समझ गया ये नस कहां दबी हुई, मैं समझ गया, क्लियर है, ये समझ गया मैं, ये नस वहां दबी हुई है जहां बाबरी मस्जिद आ गई, जहां राम मंदिर आ गया, वहां नस दबी हुई है ना। तो बोलिए ना खुल के कि आतंकवादियों का सपोर्ट करेंगे क्योंकि राम मंदिर बन गया। अरे बोलिए ना, आप है, अरे कहां बाबरी मस्जिद आ गई भाई? के साथ हुकूमत कहां बाबरी मस्जिद आ गई? महबूबा मुफ्ती के बारे में बात, ये कहां बाबरी मस्जिद आ गई मुझे बताइए। ये राम मंदिर से चिढ़ते हो क्या? अरे राशिद शरीफ बोलो ना कि राम मंदिर से चिढ़ता हूं। जो हुकूमत में है, अरे बोलो ना, डबल इंजन की सरकार है, उनको मुजरिम बनाओ,
उनको बिठाओ डिबेट में, उनसे सवाल करो, जितने लोग मरे उनके लिए क्या कर रहे वो देखो। अरे भाई तो आपने तो साफ साफ बोल दिया ना, आपने तो साफ साफ बोल दिया ना, आप ये गुजरात दंगे की वजह से हुआ, ये बाबरी मस्जिद की वजह से हुआ, बीजेपी के ये वो विवादित ढांचे की वजह से हुआ जिसको आप लोग बाबरी बोलते हैं, होने वाला क्या है, ये विवादित ढांचे की वजह से हुआ जिसको बाबरी बोलते हैं। राशिद शरीफ, डबल इंजन की सरकार, राम मंदिर से प्रॉब्लम है ना, अगर मेरा मरा, अरे राम मंदिर से प्रॉब्लम है ना, राशिद शरीफ बोलो ना, मुसलमान भाई मेरा मरा तो मुजरिम है तुम। कौन मुजरिम है, कौन मुजरिम है? हुकूमत मुजरिम है, डबल इंजन की हुकूमत मुजरिम है। और ये बम फोड़ने वाले मासूम लोग मर रहे हैं लोगों की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से। एजेंसी जिम्मेदार है, जिम्मेदार है सर, मालूम नहीं होता तो छोड़ो हुकूमत। अरे राशिद शरीफ, ये बम फोड़ने वाले कौन को मार के जा रहा है आपको मालूम नहीं, कहां से शुरू कर रहे हैं आप? नहीं कर सकते आप हुकूमत जी, आप बिल्कुल नाकाम हो गए सर, आप बिल्कुल नाकाम हो गए। आज इतने जो बम ब्लास्ट हो रहे, इतने लोग मासूम लोग मर रहे हैं, इसका हर विक्रम सिंह जी के दिल में दर्द है। विक्रम सिंह जी, ये दर्द कहाँ है मैं समझ गया, ये मर्ज कहाँ है वो भी मैं समझ गया, ये शुरुआत ही वहीं से हो रही है। ये एक मिनट, ये अब मैं समझ गया। अब प्रॉब्लम अब वो कश्मीर वाला प्रॉब्लम है ही नहीं। 10 साल में कितने बम ब्लास्ट हुए? मैं आ रहा हूँ चारू आपके पास, विक्रम सिंह जी को थोड़ा बोलने दीजिए। ये प्रॉब्लम चारू जी और जी सुन ले, यासीन मलिक साहब आप देखे सम्मान, ये वही सम्मान है उसामा जी, हाफिज जी, तो हम क्या नकार खाने में तूती की आवाज सुनना नहीं पड़ेगी? जिनसे कानून को बात करना चाहिए, जिनसे सिर्फ पुलिस अधिकारियों को बात करना चाहिए, वहां पर बिल्कुल चट्टान की तरह हिफाजत के लिए लोग खड़े हो गए हैं। ये हमारे मासूम बेगुनाह नौजवानों के साथ ये जुल्म हो रहा है। जुल्म कौन किस पे कर रहा दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन शेख अब्दुल्ला साहब को दिखाई पड़ता है। डॉक्टर क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर को बनाया आईएसआई ने पाकिस्तान में, और उसके बारे में एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकल रहा है। तो तकलीफ इसी बात की है। लेकिन ये ठीक है, देश देख रहा है, हम कानून से चलते हैं, कोई अपने हाथ में कानून नहीं उठाएगा, लेकिन देश देख रहा है कि आपकी जो नीति है कि आप क्या देख रहे हैं और किसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि ये जो डॉक्टर जिन्होंने हल्के विस्फोटक तैयार किए, जिन्होंने AK-47 रखी, जिनके मन में मंसूबे थे कि 32 धमाके करेंगे, वो तो खैर हो गया नेस्तनाबूद, ये पूरा स्ट्रक्चर राम मोहन जी गिर गया। तो वो हताशा, वो कुंठा, वो फ्रस्ट्रेशन अब उतार रहे हैं इस तरीके से। महबूबा जी के बारे में हमने बहुत, पंडित जी ने भी बताया, चारू जी ने भी बताया, विद्वान पहले से भी बताया, इन वैश्विकों से बहुत कीर्तिमान स्थापित किए थे। और सवाल ये उठता है कि मेरा आह्वान होगा कि इस तरीके के जो तत्व हैं उनके विरुद्ध विधि सम्मत तरीके से कठोरतम कार्रवाई हो राम मोहन जी, जिसे कि नजीर बने दोबारा कोई AK-47 और एमोनियम नाइट्रेट की तरफ आंख उठा के देखने की जहमत न करे, और करेगा तो फिर जो उसने दावत जो बटन दबाया है उसी के हिसाब से उसका फिर जो कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, कार्रवाई वो भी पूरी होनी चाहिए। चरमपंथियों को जो सपोर्ट करता लेकिन सुशील पंडित ये सवाल भी उठाने लगते हैं ना कि भाई आपने वो उमर जिसने आसपास के तकरीबन 25 लोगों को बारूद के साथ उड़ा दिया, कई उसमें जख्मी हैं, बहुत से लोगों की जान चली गई, उसके घर को क्यों सुरक्षा एजेंसियों ने उड़ा दिया? ये तो दर्द है, ये पीड़ा है, ये कष्ट है, लेकिन वो ये नहीं पूछते कि इस शख्स ने किया क्या है और क्यों सुरक्षा एजेंसियों को ऐसा करना पड़ा। अब तक तो कश्मीर के अंदर उसका घर बना हुआ था ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना आगे होगी। सुशील पंडित जी। धन्यवाद राम मोहन जी। इशू ये है कि जिस तरह के ये सवाल उठाते हैं ना कि ऐसी क्या नौबत आई कि एक डॉक्टर को बम से खुद को उड़ाना पड़ा, आप इसमें देखिए कि वो पूरी की पूरी बहस को किस दिशा में ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बेचारे डॉक्टर की मजबूरी थी, ये डॉक्टर को बेचारा बना रहे हैं। ये आपकी दया दृष्टि उस डॉक्टर पर ला रहे हैं जो जिम्मेदार है दर्जनों लोगों को मारने का और सैकड़ों लोगों को मारने की साजिश करने का। तो इनकी जो सहानुभूति और हमदर्दी है वो कहां है, ये साफ दिखाई पड़ता है। इसी तरह महबूबा मुफ्ती जब कहती हैं कि कश्मीर की गूंज जब लाल किले के बाहर सुनाई पड़ी, ये उनकी किलकारी है। वो खुश हैं कि किसी तरह केंद्रीय सरकार की गर्दन अब हाथ में आई और वो मुंह चलाने लायक हुई कि ये क्यों हो और वो कैसे हुआ। उन्हें इस बात का गम नहीं है कि क्या हो रहा है। ये कहते हैं कि चाहे जुनैद मरे या नौमान मरे, लेकिन अशोक जरूर मरना चाहिए। ये इनकी जहनियत है। इनको ये नहीं दिखाई पड़ रहा कि मासूम लोग आपकी सोच है, अलग अलग मजहब और धर्मों के लोग मारे जा रहे हैं। सुने सुशील भाई, सुने सुशील भाई, आप सुने, मेरी बात सुने। आप खुशी से दब नहीं रही। थोड़ा सा मैं बोलूंगा,
बीच में मत बोलिए, अभी मैं पूरा जब बोलूं तब बोलिएगा। सुने ना, थोड़ा अगर यहाँ पर आप भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लेंगे ना तो मुझे नहीं लगता आपके घर में चूल्हा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। मैं देश के लिए बोलता हूँ, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मिर्च नहीं लगनी चाहिए। मुझे जो लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पूरा पर हिसाब भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लेंगे, मुझे लगता है शायद आपके घर का चूल्हा पूछ जाएगा। जानता हूँ, नाम लेके बोलता हूँ। जिस सरकार पर सवाल उठाने चाहिए आप उस सरकार पर सवाल उठा नहीं रहे। बिल्कुल सवाल उठा रहा हूँ, इस पर बहुत से सवाल उठेंगे, नहीं उठा रहे हैं जनाब। लेकिन महबूबा मुफ्ती के मुंह में वो जबान नहीं है जो ये सवाल उठा सके। फारूक अब्दुल्ला के मुंह में वो जबान नहीं है। आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। आपको ये जेब नहीं देता कि आप सवाल उठा सके। आपने जमात इस्लामी के साथ मिलकर कश्मीर के अंदर जो कहर बर्पा किया है, ठीक है, मेरे पास आज समय इतना ही है। आप सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया कहते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि भाई, जिसकी बहन को आतंकवादियों ने उठा लिया हो और आतंकवादियों ने जब उठाया हो तो बदले में यह कहा हो कि 5 आतंकवादी छोड़ोगे तो रुबिया सईद को छोड़ा जाएगा। उनके ऐसे आतंकवादियों को जेल में डालने पर जिनके पेट में दर्द हो तो उनको और क्या बोला जाए? उनको कुछ तो बोलना पड़ेगा। और दर्शक समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये जिसके पेट में दर्द होगा उसके पेट में दर्द होता रहे, लेकिन मैं ये डंके की चोट पर बोलूंगा कि वो आतंकियों के समर्थक कहे जाएंगे और बार बार कहे जाएंगे। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।